Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is Bohr's atomic model. In the previous lesson, we had discussed about Rutherford's atomic model, and it was presented in 1911. And today we are going to discuss Bohr's atomic model, and it was presented in 1913. After 2 years of Rutherford's atomic model, Bohr represented his model. जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसका सबसे बड़ा डिफेक्ट ये था कि वो क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी को उसने एड्रेस नहीं किया। इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड का जो बिलीफ था कि जो क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो दुरुस्त हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब आप उस चीज़ को अपोज नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आप उसको ठीक समझते हैं। जो बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उसने बेसिकली जो एक साइंटिस्ट है मैक्स प्लांक, उसकी जो क्वांटम थ्योरी थी उसको उसने एक्सप्लेन किया। उसकी बेस पर उसने अपना मॉडल दिया। क्वांटम का मतलब क्या होता है? द पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इलेक्ट्रॉन आइदर एमिट्स और एब्जॉर्ब्स when it jumps from one orbit of the atom to the other। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो या तो एनर्जी एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा उसको हम क्वांटम कहते हैं, पैकेट्स ऑफ लाइट, इसको सिंपली हम कहते हैं। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं ये क्या चीज़ है, हमने इसके बारे में पहले तो डिस्कशन नहीं की। बेसिकली ऑर्बिट्स की भी जो डिस्कवरी है वो ऑलमोस्ट जो या एक्सप्लेनेशन है वो इसी मॉडल से होती है। रदरफोर्ड ने सिंपली ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स, लेकिन जो बोहर है उसने मजीद एलेबोरेट किया है एटम के स्ट्रक्चर को। उसने ये कहा कि अगर एक एटम का न्यूक्लियस ये है तो इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के गिर्द एक स्पेसिफिक पाथवे में मूव करते हैं। उस स्पेसिफिक पाथवे को ऑर्बिट या शेल कहते हैं। लेकिन इसके साथ उसने जो चीज ऐड की वो ये थी, उसने कहा था कि हर एक पाथवे की एक फिक्स्ड एनर्जी है, एक फिक्स्ड उसका एनर्जी लेवल है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। कैसे? The first electron will be in the first pathway which would be nearest to the nucleus। न्यूक्लियस के करीब तरीन जो पाथवे ऑफ एनर्जी है उसको हम फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल कहते हैं, या फर्स्ट एनर्जी लेवल। ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और शेल, ये तीनों एक ही इसका नाम है, यानी जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, एंड सो ऑन। ये न्यूक्लियस है। जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको हम के शेल भी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को। सेकंड को हम एल शेल कहते हैं, के एल एम। थर्ड को हम एम कहते हैं, एंड सो ऑन, एन एम एन। फोर्थ को हम एन कहते हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, बोहर ने ये कहा था कि इन तीनों की एनर्जी में डिफरेंस है। The orbit which is nearest to the nucleus is at lowest energy। जो ऑर्बिट या जो एनर्जी लेवल या जो इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सबसे करीब तरीन है, उसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर उससे ज्यादा एनर्जी सेकंड शेल की है, उससे ज्यादा एनर्जी थर्ड शेल की है, एंड सो ऑन। जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा होता जाता है उसकी एनर्जी में इजाफा होता जाता है। ये ऑन द लेटर नोट में आपको इसकी एग्जांपल दूं। क्लासरूम में जो फर्स्ट लाइन होती है टीचर के बिल्कुल सामने, दे आर लुकिंग मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट्स, ऐसे सर होते हैं सबके। लेकिन जो सबसे एंड पे लाइन होती है उसमें
उसमें सबसे ज़्यादा शरारतें हो रही होती हैं, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इज वेरी हाई। सेम इज द केस विद द एटम। न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ऑर्बिट्स का या एनर्जी लेवल्स का, या इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल्स के अंदर है उनकी एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। सो द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल or first orbit is at lowest energy, then second electron is higher from the first, and third is higher in energy from the second and first, and so on। इसी तरह से होता जाएगा। अगर हम पहले शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को E1 कहते हैं और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम E2 कह लेते हैं। अगर फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन मूव करता है सेकंड शेल में, तो ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है। इसको हायर एनर्जी तक जाने के लिए, जंप करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। सो इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी। इन दिस केस इफ द इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी। एनर्जी को हम हमेशा ऐसे शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें एनर्जी एड अप हुई। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे गया तो उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो इस फॉर्म में होगी। दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हायर लेवल ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करता है, सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में आता है, अब ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है, तो उसको कुछ अपनी एनर्जी लूज करना होगी टू कम अप दिस लेवल। तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी एमिट होगी। एमिशन ऑफ एनर्जी होगा इस केस में और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा इस केस में। इसमें एमिशन हो रहा है। एनर्जी एमिट हो रही हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, मैक्स प्लांक जो पहले साइंटिस्ट था, बोहर से भी पहले, उसने ये कहा था कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released or absorbed during the jumping of electron from one shell to another is quantized। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी निकलेगी और वो फिक्स्ड एनर्जी, उसको क्वांटम का नाम दिया गया। और जो ओवरऑल थ्योरी दी थी उसने, उसको क्वांटम थ्योरी का नाम दिया गया। और इसी थ्योरी पे बेस करते हुए बोहर ने मजीद एक्सप्लेन किया। उसने ये कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक लोअर शेल से हायर शेल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब वो हायर शेल से लोअर शेल में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन चाहे वो एनर्जी रिलीज करे या एब्जॉर्ब करे, उसने कहा कि चेंज इन एनर्जी डेल्टा, दिस डेल्टा मींस चेंज इन एनर्जी वुड बी E2 माइनस E1, यानी ये E2, दिस इज E1। इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस लेंगे एंड दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू HV। ये इक्वेशन उसने दी। यहां पर H क्या है? दिस इज प्लांक्स कांस्टेंट, वो जो मैक्स प्लांक साइंटिस्ट था उसने ये दिया था, और इसकी वैल्यू उसने कहा 6.63 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। उसने कहा कि इस H ये कांस्टेंट है, इसको प्लांक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू उसने दी 6.63 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। एंड व्हाट इज दिस V? दिस V इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, कि लाइट किस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है या पास कर रही है, एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। यहां तक होपफुली आपको क्लियर होगा। उसके बाद जो एक तो ये उसने कहा बोहर ने कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ना सिर्फ रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स, बट द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिट्स इज फिक्स्ड। एंड सेकेंड पॉइंट उसने ये दिया कि देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंटिल इट जंप्स फ्रॉम वन शेल टू अनदर। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहता है, देयर इज नो चेंज इन इट्स एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड। उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा
तो जैसे कि ओल्ड क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता रहता है एंड अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाता है। सो ये टोटली रॉन्ग साबित हुआ कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है ना तो वो एनर्जी एमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। सो देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी अंटिल इट जंप्स फ्रॉम द वन ऑर्बिट टू द अदर। जब एक हायर या लोअर ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो वो डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन कि वो किस ऑर्बिट में है वो एनर्जी लूज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो उस केस में उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। लेकिन जब वो एक ऑर्बिट के अंदर मौजूद है तो वहां पर वो स्टेबल है, वो अनस्टेबल नहीं है कि कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करता रहे और फिर अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाए, ऐसा नहीं है। फिर एक और जो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट दिया बोहर ने, उसने ये कहा कि जैसे आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, सेकंड में है, थर्ड में है, ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि फर्स्ट और सेकंड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो और इलेक्ट्रॉन वो सातवें आठवें शेल में चला जाए? क्वेश्चन आता है ना बंदे के ज़हन में कि इलेक्ट्रॉन को क्या जरूरत है न्यूक्लियस के इतना करीब रहने की, ये दूर क्यों नहीं चला जाता ताकि ज्यादा एनर्जी ले ले। सो बोहर ने इसका भी जवाब दिया और उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उस एनर्जी जो लेवल है या वो ऑर्बिट है, सिर्फ उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो। उसने एक इक्वेशन दी, एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन हम यूज करते हैं फिजिक्स में भी आपने पढ़ी होगी, mv/r, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम सिर्फ होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mv, और जब एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है तो ये उस चीज के लिए होता है जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। फिजिक्स में आपने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि सिंपली जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बट if something is moving in the circular path then radius is also involved, क्योंकि एक चीज ऐसे मूव कर रही है और एक चीज ऐसे मूव कर रही है, there is a huge difference। तो आपने उसके सेंट्रल पॉइंट से उसके किसी भी एक साइड का डिस्टेंस लेना है, दैट इज कॉल्ड रेडियस, या डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है सिर्फ उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो, nh/2π। ये एक इक्वेशन उसने दी थी। n इज द नंबर ऑफ शेल। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द सेकंड शेल, तो सेकंड शेल में है तो फिर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, फर्स्ट शेल में है तो 1 लिखेंगे एंड सो ऑन। जिस भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आपने डाला है या जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आप उस शेल का नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट h, जिसकी वैल्यू अभी हमने डिस्कस की 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। इसको मैथ्स में 22/7 लिखा जाता है, और अगर आप ऐसे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो ये इसका 3.14 बन जाता है। सो इट्स अप टू यू, आप जिस तरह भी इसको लिख लें उसका आंसर सेम आएगा। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा सम अप करती हूँ कि बोहर ने बेसिकली प्लांक्स का जो क्वांटम थ्योरी थी उसको एड्रेस करते हुए पूरा जो मॉडल दिया था, और उसने मजीद उसको एलेबोरेट किया था। उसने कहा था कि अगर हम हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड लेते हैं तो हाइड्रोजन का एटम स्मॉलेस्ट है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी स्मॉलेस्ट है, ज़ाहिर उसके अंदर एक सिर्फ प्रोटॉन है। तो उसने कहा था कि जो अगर हम स्मॉलेस्ट एटम की एग्जांपल लें हाइड्रोजन की, तो उसमें जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसकी रेवोल्यूशन को उसने उसका एंगुलर मोमेंटम उसका कैलकुलेट किया। तो उसने कहा कि हर एक जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग in the fixed orbits with fixed energy, and he also added that there is no change in the energy of the electron until it jumps from one shell to the other, and until it is revolving within the orbit, within the same orbit, there would be no change in the energy of the electron. Then he said that when electron jumps from higher orbit to lower orbit, it loses the energy, and when it jumps from lower energy level to higher energy level, it adds up the energy, it absorbs the energy. Either energy is absorbed or it is emitted. It is in the form of quantum. Quantum means packets of light, the minimum amount of energy which is released or absorbed when the electron jumps from one shell to another. Then he said that
we can have the change in energy, that is delta E is equal to E2 minus E1, and delta change in energy is always equal to HV, and H is the Planck's constant. Its value is 6.63 in 10 raised to power minus 34 joule seconds, and V is the frequency of light. Then he said that electron can only be fixed or settled into that orbit whose angular momentum is equal to nh over 2 pi. हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपसे ये कहा जाता है कि आप कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन सेकेंड शेल. तो सबसे पहले हमें लिखना है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम, दिस इज mvr is equal to nh over 2 pi. एंगुलर मोमेंटम यानी ये पूरा आपने कैलकुलेट करना है. एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सेकंड शेल. n मींस द नंबर ऑफ शेल. सेकंड शेल है तो 2 लिखेंगे. एट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 raised to power minus 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14. इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आता है उसके साथ आप क्या लिखेंगे. एंगुलर मोमेंटम का आपके पास जो सिंबल्स बनते हैं वो क्या है. m है मास, मास का आएगा किलोग्राम. v वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. और रेडियस, रेडियस भी मीटर में होगा तो मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे. सो देयर वुड बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड. इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड. तो ये उसका यूनिट होगा जो आपका आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम का. ये आपके पेपर में एमसीक्यूज में आ सकता है कि डिफरेंट उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हों और आपसे पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या है, तो वो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड. अभी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्या है बोहर के एटॉमिक मॉडल में और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में. नाउ इन द एंड वी विल डिस्कस एंड एनालाइज both of the atomic models which were represented by Rutherford and Bohr. So according to Rutherford's atomic model, it was based on classical theory. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि रदरफोर्ड ने क्लासिकल थ्योरी के किसी पॉइंट को भी बिल्कुल टच नहीं किया. इसका मतलब ये है कि ही बिलीव्ड इन क्लासिकल थ्योरी. और जो बोहर है उसने क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक को अपना जो मॉडल है उसका बेस बनाया और उस पर उसने मजीद एक्सप्लेन किया एटम के स्ट्रक्चर को. सो मेन जो डिफरेंस है सबसे पहला वो ये है. उसके बाद रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स कि वो कैसे रिवॉल्व करते हैं. रैंडमली सारे के सारे रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट. लेकिन जो बोहर है उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बट इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, इन द फिक्स्ड पाथवेज. और उसने ये भी कहा कि हर एक पाथवे की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है, जबकि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसमें हमें ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती. देन देयर वाज नो आइडिया अबाउट द ऑर्बिट्स, ये भी हमने जैसे डिस्कस किया. लेकिन जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है उसने ना सिर्फ ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया बल्कि उसने ये भी कहा कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है. ओनली दोज whose angular momentum is equal to nh over 2 pi. सो ये एक बहुत आगे तक की एक्सप्लेनेशन थी. बहुत मजीद उसके बारे में जो हमें नॉलेज मिला एटम के बारे में वो बोहर के एटॉमिक मॉडल ने दिया. देन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन should continuously emit the energy and it should make continuous spectrum. जबकि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उस वो ही एक्सप्लेन करता है कि एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनर्जी अपनी चेंज करते हैं जब वो एक शेल से दूसरी शेल में जंप करते हैं, और हमेशा वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम होती है. और जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है दैट इज ऑलवेज लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि प्रैक्टिकल से भी साबित हुआ. देन एटम शुड कोलैप्स
एक सीधी सी बात है, जब एक चीज़ की एनर्जी कंटिन्यूसली लूज होती रहेगी तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू जीरो एंड इट विल बी कोलैप्स्ड। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसमें अल्टीमेटली उसको कोलैप्स हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज करते रहते हैं। लेकिन जो बोहर है उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डजंट चेंज इट्स एनर्जी until it jumps from one shell to another। तो चूंकि उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, और जब वो एक शेल से दूसरे शेल में भी जाता है तो उसकी एनर्जी में एक 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 फिक्स्ड चेंज आता है। एक शेल से दूसरे में जाएगा, हायर से लोअर में जाएगा तो वो लूज करेगा, लोअर से हायर में आएगा तो एनर्जी गेन करेगा। तो इस किसी भी फॉर्म में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा या एनर्जी चेंज आएगा तो एटम स्टेबल रहेगा, एटम कोलैप्स नहीं करेगा। So these are the main differences in Rutherford's atomic model and Bohr's atomic model. Hopefully you got it। आपको डिफरेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मिल जाएंगे आपकी बुक्स में, 9th क्लास की बुक्स में। तो कोशिश कीजिएगा कि उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें ताकि आपको एक तो जो यूनिट्स हैं वो याद हो जाएं एंगुलर मोमेंटम के, दूसरा आपको प्लांक्स जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू याद हो जाए 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। जब आप बार बार उनको कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको उनकी वैल्यूज याद हो जाएंगी। सो होपफुली यू गॉट इट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।